हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको जैसा कि मालूम है, इस कार्यक्रम में हम जो बड़ी ख़बरें मुल्क की हैं उनके बारे में बात करते हैं और उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो हमसे ज़्यादा कुछ जानकारी रखते हैं इश्यूज़ की। अभी जो मुल्क में हालात हैं, CAA, NRC और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जारी हैं। सरकार एक तरह से सबको नकारने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रही सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हालात संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसी के बीच में जो और वाक़यात हो रहे हैं उसमें एक कम्युनल रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पिछले 70 साल में कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पहला मौका है जब सभी मज़हबों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग एक इशू पर इकट्ठे हुए हैं और मिलकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून हमें कबूल नहीं है जिसमें मज़हब को बुनियाद बनाया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रंजन जैदी साहब, जो एक लंबे वक्त तक जर्नलिज़्म भी की है, किताबें लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, हत्ता के फ़िल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं और एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हैं। रंजन जैदी साहब, वेलकम है आपका। आप ये बताइए कि आपने जो दौर गुजारा है, इस मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और तब्दीलियां भी सामने हैं। इसमें आप इस वक्त कहाँ महसूस कर रहे हैं? मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है और इसकी वजह क्या है? देखिए, ये वक्त इनकलाब, इत्तेहाद और सलामती का है। जी। ये जंग भी उसी की है। जी। आज़ादी किसके लिए है? क्या हम अपनी आज़ादी चाहते हैं? मेरे ख्याल में हमें अपनी आज़ादी नहीं, आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी की लड़ाई है ये। जी जी जी। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन, फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो उसको बचाने की ये लड़ाई अब हमें लड़नी पड़ रही है। इसके लिए हमने हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। अब हमें इसके बड़े फ़ैसले लेने पड़ेंगे। इसे अमल में लाने के लिए, क्योंकि हमें जो जनरेशन अब सवाल कर रही है वो उसको हमें जवाब देना है कि कहीं हम उस जनरेशन के सामने ख़ुद को शर्मिंदा ना होने दें। जी जी, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। ये अगर ऐसा होगा तो देश को टूटने से अब हमें बचाना ही है। जी। और ये जंग इसी टूटने और नए मुल्क को मुत्तहद रखने की जंग है। जी 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 जी, जिसको सबको लड़नी होगी। तो जिस तरीके से ये लड़ी जा रही है, अगर आप इसको जंग कह रहे हैं, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं जिस रास्ते पर ये जा रही है? क्या आपको क्या लगता है अभी तक जो पिछले तकरीबन 2 महीने हो गए इस कैंपेन को चलते हुए और ये मुल्कगीर सतह पर है, आप इसको किस तरह से? देखिए, हम सब एक बहुत यातना तो आप समझते हैं। जी जी, तकलीफ हाँ। यातना की अंधी गुफा से होकर गुजर रहे हैं। जी जी। एक ख़तरनाक दौर से हम लोग सफ़र कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर चीज़ का एक अंत है। बेशक। तो कहीं ना कहीं उस अंत पर हम उस रोशनी की किरणों की तलाश में हैं, उम्मीद में हैं कि वो रोशनी ज़रूर आएगी और हमारी नई नस्ल को विश्वास है कि वो आगे बढ़ेगी। विश्वास के साथ उसका कोई कहीं ना कहीं मैं अंत ज़रूर देख रहा हूँ किसी भी परेशानी का। जी जी। तो कहानी ये है कि आखिर ये स्थितियाँ आई कैसे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि आपने तो वक्त बदलते हुए देखा है। आपने
ट्रांसफॉर्मिंग देखी है, बदलते हुए हालात देखे हैं, तो उसको आप ज़रा बताइए ताकि नई नस्लों को ख़ास तौर पर ये समझ आए कि ये हमेशा मुल्क ऐसा नहीं था जैसा वो आज देख रहे हैं। बात ये है कि जिस ज़माने में ये जंग की शुरुआत नहीं थी और लोग अमन व अमान के साथ रह रहे थे, लेकिन जिस ज़माने में ये सारे सुकून का दौर गुज़र रहा था, तकलीफ़ों के बीच में भी, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं इसी मुल्क के किसी कोने में एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। जी। और जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो, चाहे वो गुजरात में एक्सपेरिमेंट हुआ हो, चाहे वो गुजरात के बाहर एक्सपेरिमेंट हो, महाराष्ट्र में भी एक ज़माना आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी गुजराती और मराठियों की ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। लेकिन मराठी नॉन मराठी यस। तो यहाँ का जब मसला आया तो मसला आया कि तुम हमारा घर, हमारा आशियाना तुम हमसे छीनने को तैयार हो गए। अरे हमने तो सारे जुल्म सहने के बावजूद अपनी ज़ुबान सी रखी थी, खुश थे कि इसी में चलो हमारे हिंदुस्तान, हमारा न सही हमारे बच्चों का तो मुस्तकबिल सही होगा। बिल्कुल, ताकि वो हिंदुस्तान के नागरिक बन करके और हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम करेंगे। बेशक। लेकिन जब हमारे बच्चों का ही मुस्तकबिल तारीख हो गया, अंधेरे में आ गया, तब ये सवाल पैदा हुआ कि अब तो तुम वही करो जो करबला में, क्योंकि हमारा तो करबला एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है जिसमें एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ने के लिए ख़ुद को कुर्बान करना होता है। तो ये करबला है दरअसल। और हमने तो शायद जो है वो कहीं लिखा भी था कि दरअसल ये जंग करबला की जंग है, आने वाले वक्त की, क्योंकि ये जो शाहीन बाग है वो आने वाले करबला का सिनेरियो है। करबला के बारे में थोड़ा सा आप एक 2-4 सेंटेंस में बता दीजिए कि करबला जंग क्या थी, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो सभी मज़ाहिब के लोग हैं, सभी किस्म के लोग हैं। करबला के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं। जुल्म के ख़िलाफ़, अमन व आशती के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के ज़िंदा रहने के लिए, इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए जो हक़ की लड़ाई इमाम हुसैन ने लड़ी थी कि मैं तेरी वहदानियत को सिवाय अल्लाह के अलावा किसी को कबूल नहीं कर सकता। ये जंग हम अगर इस पर अपने आप को कुर्बान भी कर दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। यानी वक्त के जालिम तरीन हुक्मरान के सामने ना झुकना और हक पर डटे रहना और आने वाले वक्त की इंसानियत को बचाना, ये जंग थी इमाम हुसैन की करबला में सन 60 हिजरी। ये हल्का सा मैंने इसलिए बता दिया कि ठीक है, आम लोगों को शायद समझना है। क्या है कि ये जो जिंदा कौमें होती हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो सदियों पर फैल जाती हैं। आप समझ रहे हैं? ये कोई एक दिन के लिए नहीं होती हैं, बेशक, ये सदियों पर फैल जाती हैं। बिल्कुल। और ये वो दौर होता है जब ज़लज़ले भी आते हैं, जब तनावर दरख्त गिर भी जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी एक मुद्दत तक हमारे साथ तो देती है। तनावर दरख्त की आपने बात कही है, यानी कुछ बड़े लोग भी ज़ीरो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन करबला सदियों के बाद भी हमें जीने और शहीद और शहादत के लिए एक सिंबल बन कर के सामने आता रहता है, आती रहती है करबला। समझे? तो शहीद हो जाने का मतलब सिखाती है कि शहादत क्यों, मकसद के साथ, मकसद हासिल करने के लिए। तो शाहीन बाग, ये जुमला आप ध्यान रखिए, शाहीन बाग अगले वक्तों की करबला है। जी, बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कोई एक जेल बनाओ जिसमें इन सबको ले जा करके बंद कर दो, तो जाहिर है वो सख्तियों के दौर से शायद इनको गुजरना पड़े। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप करबला को याद कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार जो है, ये ज़्यादातर अगर इस पर गौर करेंगे आप, तो ये इजराइल ने क्या किया है, अगर उसने कुछ भी अच्छा किया तो उसकी नकल करने लग जाते हैं। अगर चाइना ने ये किया कि साहब वो
मौलवियों को और तमाम मजहबी किस्म के लोगों को अपने डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया है, तो उन्होंने कहा हम भी तो बड़ी ताकत हैं, हम भी डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? यानी मुसलमानों को सबक सिखाने की बात है। जी जी। तो ज्वालामुखी जो भीड़ है ना, ये भीड़, ये इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास भीड़ है। और भीड़ जो है वो भीड़ का ज्वालामुखी फट रहा है दरअसल। जी 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 जी, आप समझ। अच्छा, इस सब में एक चीज़ और तब्दीली देखने में आई है कि मसलन 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के ख़िलाफ़ कहीं नारे लगते हुए नज़र नहीं आते थे, अब वो नारे लगते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक उससे बाहर निकले हैं लोग। दूसरी बात, आम तौर पर पढ़ा लिखा मुसलमान आम तौर पर मुसलमानों की बात करते हुए ज़रा झिझकता था, उसे ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई कम्युनल समझेगा, लेकिन अब वो भी उस पर्दे के बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक किस्म की असर्टिवनेस बढ़ी है। शायद बहुत से सरकार के ऐसे काम थे जिस पर घुटन महसूस कर रहे थे, और ये एक मौका महसूस हुआ उन्हें कि सड़कों पर आ जाएं। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत कहावत है कि सेही के कांटे से महाभारत की गाथा तो लिखी जा सकती है। जी जी। महाभारत युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। आप समझ नहीं? जी जी। युद्ध जीतने के लिए जो है वो अच्छे हथियारों की ज़रूरत होती है। जी जी। और अच्छे हथियारों को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सही। और उसके लिए क्या चाहिए? विल पावर, मजबूत इरादे के लोग। बीजेपी में क्या प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ कि उसके पास फूहड़ जुबान है। मैं बहुत साफ अल्फाजों में, फूहड़ जुबान है लेकिन विजन कुछ नहीं है उसके पास। जी जी जी, वैक्यूम में है। बस सत्ता मिल गई है, उसको समझ में ये नहीं आता है कि करें तो क्या करें, कैसे करें। समझ रहे हैं आप? नहीं। तूफान आता है, मजबूत जड़ों के दरख्त तो उखड़ जाते हैं, ये तो सही है। जब तूफान आता है तब तक उनका चरवाहा ही बना रहेगा और छुपकर शिकार करने वाले भेड़िए भी। समझे आप? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। जी जी जी। जब तक पालतू पशुओं के रेवड़ बने रहेंगे तब तक उनका चरवाहा भी बना रहेगा और छुपकर शिकार करने वाले भेड़िए भी इर्द गिर्द खड़े रहेंगे। ये जो गोली चलाने वाले आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही पहुंचे। ये जो गोली चलाने वाले आ रहे हैं, तो खुदा और शैतान को हमने नहीं देखा है। लेकिन जब कोई कुफ्र करता है तो हम ये जानते हैं, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये विश्वास है, और हर इंसानियत और इंसान का जो सच्चे मानों में देशभक्त मजहब का हो, बिल्कुल, उसको ये विश्वास है कि एक दिन इस जुल्म का भी अंत होगा। समझ रहे आप? नहीं। और ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब हमको सच्ची आज़ादी मिलेगी और हमारी वो बहनें जो शाहीन बाग में एक कोई सपना ही नहीं देख सकता था, जी जी, और उन हमारी माँओं ने, बहनों ने और बेटियों ने जो जज्बा दिखा करके आज़ादी की वो दाग बेल जो डाली है, उसका अभी अंत नहीं होने वाला। अच्छा, मोदी जी तो ये समझ रहे थे कि 3 तलाक वाला बिल ला करके मुस्लिम महिलाएं हमें वोट देने लगेंगी, हमारे सपोर्ट में आ जाएंगी, और ये भी कहा जाने लगा था कि मुसलमानों में से आधी वोट तो बीजेपी इसी तरह से खा जाएगी, और अब सबसे ज़्यादा यही इस हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। अभी जो आपने एक बात कही आज़ादी वाली, देखिए, आज़ादी की बात कहने वाले लोगों पर अब देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं, सेडिशन के मुकदमे लग रहे हैं। यूपी में अभी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं बाकायदा। तो ये आज़ादी कहाँ से चाहिए? आप इसको थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सी आज़ादी चाहिए? देखिए, ये सरकार जो है, जिस आज़ादी की बात, जिस आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए हमारे तमाम बुज़ुर्ग लोग मारे गए, जिसकी शुरुआत पेशावर से हुई थी, जी जी, 200 फौजियों को लेकर के,
वो उस वक्त भी अंग्रेज़ों को ये नहीं पता था कि ये बगावत है। जी। वहीं से हालांकि बगावत शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो समझ रहे थे कि नहीं, ये बगावत नहीं है, विद्रोह है। जैसे झांसी रानी में जब बाद में झांसी में विद्रोह हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो झांसी की बगावत थोड़ी है, विद्रोह थोड़ी है, ये बगावत नहीं है, ये तो चूँकि मराठों की अपनी डायनेस्टी के लिए लड़ाई है। तो इनके कहने से इतिहास नहीं बन जाते हैं, न देश बन जाते हैं। ये तो आपने तो इतना सब कुछ लोगों ने कहा है कि भाई गांधी जी के ज़माने में क्या था, उससे पहले 1935 और 1933-32 से लेकर के ये सब, इन बातों को छोड़ दीजिए। चूँकि इनके हाथ में सत्ता आ गई है और इनको एक टेक्नोलॉजी मिल गई है, दरअसल उस टेक्नोलॉजी के तहत जो है ये समझ रहे हैं कि अब हमको कोई यहाँ से ना हटा सकता है, ना कोई हमें दबा सकता है, ना हम जो चाहेंगे करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हर ज़माने में सत्ता के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ लाभ के लिए वो इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही फ़ायदा उठा लेते हैं उसके बाद वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और सरकार ये समझती है कि यही हमारे वफादार, यही हमारे वफादार हैं, यही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जबकि वो राष्ट्रभक्त होते ही नहीं। जी। और राष्ट्रभक्ति की तो परिभाषा इनको अभी नहीं, आगे भी बदलनी ही पड़ेगी। वो टाइम आएगा जब इनको सही मानों में पता चलेगा कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप एक बहुत लंबे तजर्बे से गुजरे हैं, चूँकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा महदूद कम वक्त होता है हमारे पास, फिर आपसे कुछ ख़ास इश्यूज़ पर बात करेंगे, क्योंकि आप सरकार में भी रहे हैं, सरकार से बाहर भी रहे हैं, पत्रकारिता की है, और पत्रकारिता के बाद सरकार में जाने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें आदमी ऑब्ज़र्व भी करता है। अभी आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जा कर के ख़त्म होगा, और ये जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई आप मशवरा देंगे? असल में ये क्या है, ये लोग अहंकार में डूबे हुए लोग, जी, गुरूर, तकब्बुर, जी, ये अहंकार में डूबी हुई सरकार है दरअसल। जी। जिसने समय को कभी नहीं पहचाना, जो समय को पहचानती ही नहीं है, और अहंकार को जो है वो समय ही रौंद देता है। जी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने रंजन जैदी साहब। फिर आपसे दोबारा बात करेंगे कुछ और अहम इश्यूज़ पर। उसमें कुछ खास बात उसमें बस इतनी सी आप और देख सकते हैं कि समंदर जब झाग निकालता है ना, जी, तो झाग किनारे कर देता है, जी, किनारे पे छोड़ देता है। जी हाँ, झाग समझता है कि मैं इसकी क्रीम हूँ, जी, लेकिन झाग किनारे जब लग जाता है ना, तो वही सूरज उसके अपनी किरणों से इतना जला देता है कि वो क्या बन जाती है, एक ऐसा पाउडर बन जाता है जिससे धोबी जो है कपड़े धोते हैं। जी। ये बड़ी बात है। देखिए, आप चूँकि लिटरेरी इंसान हैं, किताबें लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपने मिसालें भी उसी तरह की दी हैं, और मैं समझता हूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, वो बिल्कुल अलग किस्म के इस इंटरव्यू में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन और बहुत से इशारे पाए होंगे। आपने ये भी कहा कि ये सरकार जो है वो अहंकार वाली है, और ये झाग का भी, समंदर के झाग का भी आपने उदाहरण दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें सीखने को हैं इसमें, रंजन जैदी साहब ने जो बातें कही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।